सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। From the Islamabad studios of Bold Network, it's time for Jameel Farooqi on National Debate. गुड इवनिंग, वेलकम टू नेशनल डिबेट। तज्जियाकार समझते हैं कि दो भाइयों के दरमियान सियासी खलीज खुलकर सामने आ गई है। हम छोटे मियां साहब और बड़े मियां साहब की बात कर रहे हैं। अब चाहे पॉलिटिकल सिनेरियो में हैपनिंग्स कुछ भी हो, लेकिन हालात इसी तरफ जा रहे हैं क्योंकि मरियम नवाज शरीफ साहिबा और बड़े मियां साहब ये चाहते हैं कि जल्द अज जल्द ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हो जाए, मौलाना साहब से रवाबित बढ़ाए जाएं और इसके साथ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से भी टेलीफोनिक राब्ते बढ़ाकर तमाम पार्टीज को एक जगह पर मुत्तहद किया जाए। जबकि दूसरी जानिब मियां शहबाज शरीफ साहब इस सारे मंजरनामे से गायब दिखाई देते हैं। तज्जियाकार ये भी समझते हैं कि मियां शहबाज शरीफ साहब की शायद छुट्टी हो चुकी है, उन्हें साइडलाइन कर दिया गया है और अब तमाम तर मामलात में दोबारा से बड़े मियां साहब यानी मियां नवाज शरीफ साहब की एंट्री हुई है। अब चाहे सूरत हाल कुछ भी हो, इस सारी सूरत हाल की अल्टीमेट बेनिफिशियरी गवर्नमेंट नजर आती है। गवर्नमेंट अल्टीमेट बेनिफिशियरी इसलिए नजर आती है क्योंकि अपोजिशन जो अपने आप को ज्वाइंट कहती थी अब ज्वाइंट नहीं रही। मुंतशिर अपोजिशन को इत्तेहाद की तरफ लाने वाले लेकर तो आएंगे, लेकिन जो डिवाइड है, इस डिवाइड का तमाम तर फायदा गवर्नमेंट को होता हुआ नजर आता है। गवर्नमेंट की पांचों घी में है, वो तमाम तर मामलात के ऊपर अपोजिशन को ये टफ टाइम देते हुए दिखाई देती है। बड़े बड़े वुज़रा मिल बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं और 2 साल की परफॉर्मेंस के ऊपर बात होती नजर आती है। और इसके साथ साथ जो बड़े सियासी पंडित या खिलाड़ी हैं वो कहते हैं कि खान साहब की हुकूमत का जो तीसरा साल है वो कामयाबियों का साल होगा। इसका फैसला तो वक्त करेगा, लेकिन 3-4 बड़े सवालात हैं, $1 मिलियन क्वेश्चंस हैं जिनका जवाब जानना जरूरी है। क्या शहबाज शरीफ साहब को वाकई साइडलाइन कर दिया गया है? क्या एपीसी आने वाले दिनों में हो पाएगी? और अगर होगी तो इसकी क़यादत कौन करेगा? और हालिया हालात में अपोजिशन अगर ठीक से अपोजिशन नहीं कर पा रही तो इसका जिम्मेदार कौन है? एजेंडा ऑन द नेशनल डिबेट टुनाइट पर बात करने से पहले हम बात करेंगे ट्रेंडिंग टुनाइट की। ट्रेंडिंग टुनाइट आज का हमारा हैशटैग है #ज्वाइंट अपोजिशन। #ज्वाइंट अपोजिशन। मुझे जमील फारूकी कहते हैं और आप मेरा प्रोग्राम नेशनल डिबेट बोल न्यूज पर मुलाहिजा करते हैं। ऑन द डिबेट टुनाइट एहसन इकबाल साहब, साबिक वफाकी वजीर दाखिला, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज। मैं अपने मौजूद मेहमान जनाब एहसन इकबाल साहब को स्टूडियोज़ में वेलकम कहता हूँ। सर, आप तशरीफ़ लाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पहला सवाल मेरा आपसे यही रहेगा कि एपीसी का क्या बना? उसका बड़ा इंतज़ार कर रही है पब्लिक, ख़ास तौर पर पब्लिक की नज़रें जब अपोजिशन की तरफ होती हैं तो फिर अपोजिशन होते हुए भी नजर आनी चाहिए। अभी अपोजिशन आपस में कौन सी एपीसी की बात कर रहे हैं? ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस या ऑल पर्पस की और टैबलेट? ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस, लेकिन वो आपको ना ऑल पार्टीज लूट मार एसोसिएशन कहते हैं वो लोग। नहीं, इंशाल्लाह बहुत जल्द होगी। अब चूंकि मुहर्रम बीच में आ गया, हाँ। तो मुहर्रम की जो महीने के तकद्दुस की वजह से हमने इसे थोड़ा मौखर किया, लेकिन तमाम पार्टीज मुत्तफिक हैं कि अब पाकिस्तान जिस मुकाम पर आ गया है, बिलखसूस हुकूमत के वज़रा ने 2 साल की बड़ी जश्न मनाया है, लेकिन हम तो ये समझते हैं कि इन 2 सालों में जो कारकर्दगी इन्होंने दिखाई है, इनको तो कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए और अपने आप खुद से ही हुकूमत से अलहदा हो जानी चाहिए। जो काम आप कर नहीं सकते, पता लग गया है कि आपको उसकी समझ नहीं है, तो आप मज़ीद उस पर बैठे रहेंगे और मुल्क का नुकसान करेंगे। तो अब तमाम अपोजिशन पार्टीज़ में मेरा ख्याल है कोई कन्फ्यूजन नहीं है कि टाइम हैज़ रन आउट फॉर दिस गवर्नमेंट, और अगर इनको हमने मज़ीद मौका दिया, खुदा ना खास्ता मुल्क इतना बिगड़ ना जाए कि फिर कोई पार्टी इसको आके संभाल ही ना सके। चूँकि ये हालात जिस तरह से माशी बिगड़ रहे हैं और मईशत ख़राब हो रही है, तो इसको ठीक करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। जिस तरह आपने कहा सर कि हुकूमत अपना काम ठीक से नहीं कर पा रही है, इसी तरह से लोग ये समझते हैं, पब्लिक ये समझती है कि अपोजिशन ठीक से अपोजिशन नहीं कर पा रही है। यानी वो समझते हैं कि अपोजिशन के अंदर खुद से डिवाइड वाज़ेह नज़र आती है। मौलाना फजल रहमान साहब ने कुछ दिन पहले जैसा फ्लोर ऑफ द हाउस पर जो हमने देखा, नज़ारे देखे, वो नहीं होने चाहिए थे, वो हुए क्योंकि JUI समझती है कि आप लोग
और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बतौर दो हिज़्ब इख्तिलाफ की बड़ी जमातें गवर्नमेंट के सहूलतकार बने हुए हैं, ऐसा नहीं है? हम गवर्नमेंट के सहूलतकार बिल्कुल नहीं है, लेकिन जहाँ पर कोई कौमी मामला आता है हम दोनों जमातें जो कि बड़ी जमातें हैं हमें बहुत ज़िम्मेदाराना रवैये का मुजाहरा करना पड़ता है। और मैं समझता हूँ कि यही एक फ़र्क होता है। जो मेन स्ट्रीम पार्टीज़ होती हैं वो इस बात के लिए जवाबदेह होती हैं कि वो गवर्नमेंट इन वेटिंग है, तो वो अपने आप को बहुत मोहतात तरीके से कॉन्डक्ट करती हैं। आपके कहने का मतलब है कि मौलाना साहब गैर जिम्मेदारी का नहीं, गैर जिम्मेदारी का नहीं। देखिए, जो मतलब तो यही बनता है ना सर? जिस जमात को उतने बड़े स्टेक्स नहीं हैं, हो सकता है कि उनके अंदर एक एम्बिशन ज़्यादा हो सकता है कि वो थोड़ी सी हालात को ज़्यादा तेज़ रफ्तारी से चलाना चाहते हों, तो इसलिए उनकी भी जो बात है वो उसमें एक वज़न है। लेकिन हमारी जो सोच होती है वो यही है कि हम कोई ऐसा इकदाम ना उठाएं जिससे अपोजिशन पर कोई ये इल्ज़ाम लगा सके कि ये अपने सियासी मकासद के लिए जो कौमी मफादात हैं उनसे भी खेलते हैं और उनको भी दाव पे लगाते हैं। लेकिन अब मौलाना साहब की PMLN की और PPP की बहुत इस बात पे यकसुई है कि इस हुकूमत से निजात हासिल करने के लिए हमको मिलकर काम करना चाहिए। और हमें ये कब हुई है डेवलपमेंट? ये तो तकरीबन मेरी मुलाकात हुई थी मौलाना साहब से, उसमें भी ये बड़े चंद दिन पहले बहुत तफसील के साथ गुफ्तगू हुई। और मैंने जो उनसे मुलाकात की थी वो शहबाज शरीफ साहब की नुमाइंदे की हैसियत से की थी। और आप देखेंगे कि अगले चंद दिनों में जो अपोजिशन के रहनुमा हैं इनके दरमियान मज़ीद मुशावरत होगी। और जो ही मुहर्रम के ये अयाम ख़त्म होते हैं तो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में मुल्क की तमाम अपोजिशन लीडरशिप कोई एक्सपेक्टेड डेट सर? ये अब इसका ये जैसे मैंने कहा कि मुहर्रम के आयाम की वजह से हमने थोड़ा मौखर किया है और इस दौरान अलबत्ता हम रहबर कमेटी की सतह पे कोशिश करेंगे कि APC का जो एजेंडा है उसको फाइनल कर लें और जो हमारी सिफारिशात हैं APC के लिए उनको हतमी शक्ल दे लें। अभी आपने कहा कि शहबाज शरीफ साहब के नुमाइंदे के तौर पर आपकी उनसे बातचीत हुई है, तो क्या नवाज शरीफ साहब का नुमाइंदा होने में और शहबाज शरीफ साहब का नुमाइंदा होने में फ़र्क है? इज देयर एनी डिवाइड बिटवीन दीज टू पर्सनैलिटीज, टू बिगीज ऑफ PMLN? देयर इज नो डिवाइड। जो प्रेसिडेंट, ये कहने की जरूरत क्यों पेश आई? नहीं, वो मैंने इसलिए कहा कि प्रेसिडेंट PMLN के नुमाइंदे की हैसियत से। अच्छा, एज सेक्रेटरी जनरल जब मैं जाता हूँ तो मैं प्रेसिडेंट PMLN को नुमाइंदा करता हूँ। और जो प्रेसिडेंट PMLN है वो नवाज शरीफ जो हमारे कायद हैं उनकी सियासत की नुमाइंदगी करते हैं। देखिए, PMLN के अंदर ये लोगों को बदगुमानी है या सोच है, कोई किसी किस्म की तकसीम नहीं है। हाँ, शहबाज शरीफ साहब से लेके एक किसी गांव के अंदर जो कारकुन हैं सब नवाज शरीफ साहब की क़ियादत पर उनके मिशन पर मुत्तफ़िक हैं और इसमें किसी किस्म का कोई इबाहम नहीं है। फिर मियां नवाज शरीफ साहब को लंदन से बैठकर टेलीफोन क्यों करना पड़ रहा है? आई मीन बिलावल साहब को भी, मौलाना साहब को भी, तो ऐसी कोई वजह तो है। और शहबाज शरीफ साहब इन दिनों में कहाँ हैं? जब से नैब में मरीम नवाज शरीफ साहब की पेशी वाला वाक़या पेश आया, उस पर तो हम खैर बाद में बात करेंगे। कहाँ हैं फिर शहबाज शरीफ साहब? इधर ही हैं। अभी जो कौमी असम्बली का इजलास हुआ था उसमें वो शरीक हुए और उन्होंने भरपूर अपना किरदार भी अदा किया। लेकिन उससे पहले आपको पता है कि वो भी कोरोना से मुतासर हुए, मैं भी कोरोना से मुतासर हुआ, हमारी काफ़ी लीडरशिप हुई। चूँकि हमें अदालतों के चक्कर लगाने पड़ते हैं और नैब के हम निशाने पर हैं। और शहबाज शरीफ साहब की जो सेहत है उसकी एक ख़ास पस मंज़र है, इज़ ए कैंसर सर्वाइवर। तो लिहाजा जो तिब्बी बुनियादों पर डॉक्टर्स ने उनको खासी कहा है कि आप एहतियात करें इसमें। और हमें बहुत अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि ही सर्वाइव्ड कोरोना और विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन, वरना कॉम्प्लिकेशन हो सकती थी। तो उनकी एक तबी वजूहत थी, लेकिन अदरवाइज ही इज एक्टिव। और इसका मतलब ये है कि बिल वास्ता APC भी कोरोना से ही मुतासर हुई है? जी, आप कह सकते हैं किसी हद तक कोरोना की वजह से, चूँकि हमारी जितनी सीनियर लीडरशिप थी वो सब कोरोना की से मुतासर हुई। और हम सब को वो हाई कोर्ट से लगी जब हम शहबाज शरीफ साहब की ज़मानत के लिए वहाँ पर गए थे सारे। शहबाज शरीफ साहब की सेहत कैसी है अब? और बड़े मियाँ साहब की तस्वीर तो हम देख रहे हैं वैसे। जी, शहबाज शरीफ साहब की बेहतर है बहुत। और मियाँ साहब की भी जो प्लेटलेट्स हैं वो तो अब स्टेबल हो गए हैं जो वहाँ पे उनका इलाज हुआ है। लेकिन उनकी 2 हार्ट की प्रोसीजर्स हैं जो डॉक्टर्स ने एडवाइस किए हुए हैं, जिन्हें मौखर किया गया चूँकि बरतानिया में कोविड की वजह से हॉस्पिटल्स उनके बंद हो गए थे और वो फिर उनके जो प्रोसीजर्स थे वो मौखर हुए। अब जो ही उन्हें डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट देंगे तो वो अपने प्रोसीजर्स कराएंगे। और ये बात मैं समझता हूँ कि सबको पता होनी चाहिए कि उनकी सेहतयाबी के पहले दिन ही वो अपनी परवाज़ लेकर पाकिस्तान वापस आना चाहेंगे। तो ये कब तक हम तवक्को रखें, एक्सपेक्ट करें, ख़ासतौर पर पब्लिक ऑफ पाकिस्तान
जो अपोजिशन को अपोजिशन करता हुआ देखना चाहती है। मियां साहब के वापस आने की कोई एक्सपेक्टेड डेट, टाइम फ्रेम? हमारी तो 2023 से पहले आ जाएं? हमारी तो ख्वाहिश है कि वो कल ही आ जाएं, लेकिन देखें उनके इलाज के जो तकाजे हैं और जो उनके इलाज की रूटीन है, ये तो हमारे हाथ में नहीं, ये तो वहाँ डॉक्टर्स और उनके जो हॉस्पिटल्स की अपॉइंटमेंट्स हैं उसके हवाले से होगी। लेकिन जो ही वो सेहतियाब होंगे, डॉक्टर्स उन्हें फिटनेस सर्टिफिकेट देंगे कि यू आर फिट टू गो, तो वो फ़ौरन वापस आएंगे। एतजाज़ एहसन साहब चंद दिन पहले मेरे शो पर थे, उन्होंने कहा कि मियां नवाज शरीफ साहब और मियां शहबाज शरीफ साहब इमरान खान साहब के 5 साल दौरे इक़्तिदार के ज़ामिन हैं और 2023 से पहले मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान वापस नहीं आ रहे। देखिए, इज़ दैट राइट और रॉन्ग? एतजाज़ आसम साहब को मैं कुछ ज़्यादा संजीदा नहीं लेता। क्यों? उन्होंने जिस किस्म के बेगम कलसूम नवाज साहिबा की बीमारी पर बयानात दिए थे, वो अपनी PMLN की दुश्मनी में और तासुब में वो तमाम हदें अबूर कर चुके हैं जो एक सियासी कारकुन को नहीं करनी चाहिए। इसकी मुझे नहीं पता क्या वजह है कि वो इतने इंतहा पसंद क्यों हो गए अपने ख्यालात में। लेकिन आपने देखा कि जब बेगम कलसूम नवाज अपनी ज़िंदगी मौत की जंग लड़ रही थी, बिस्तर मर्ग पे थी, तो यही एतजाज़ आसन साहब हैं जिन्होंने कहा था कि वो नाटक का हो रहा है, बीमारी का नाटक है। और जब उनका इंतकाल हुआ तो ये मुंह छुपाते फिर देते थे। तो इसलिए मैं उनकी किसी बात को अब संजीदा नहीं लेता। शायद कुछ उसकी उम्र का तकाजा है या क्या है, मुझे नहीं समझ, लेकिन इंसान को ऐसी इंतहा पसंदी की गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए। लेकिन एहसन इकबाल साहब, एक बात फिर समझ से बालातर है, वो ये कि अपोजिशन की 2 बड़ी सियासी जमातें, 2 हिज़्ब इख्तलाफ की बड़ी जमातें, उनके लोग आपस में इतनी तनकीदी रवैया और तानो तशरीह के नश्तर रखते हैं कि समझ से बालातर है। और दूसरी तरफ गवर्नमेंट के कुछ लोग वो भी यही कहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब हमारी टीम के खिलाड़ी हैं। शेख रशीद साहब के बारे में क्या है? तो जब ये आपस में एक पेज पर हैं तो आप लोग ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में एक साथ कैसे बैठेंगे? मेरा सवाल देखिए, ये बात आप समझिए कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ये 2 अलहदा जमातें हैं, इनके नज़रियात अलहदा हैं, इनकी सियासत अलहदा है और ये मुतहारिब जमातें हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये मैच्योर जमातें हैं, जो माजी है हमने उससे सबक सीखा है। वो कहते हैं कि बिज़नेस के अंदर हमारे एक मैनेजमेंट के प्रोफेसर थे, वो कहते थे कि जो एक मैच्योर इंडस्ट्री होती है उसके प्लेयर्स जो हैं वो अपने मार्केट शेयर के लिए तो कम्पीट करते हैं, लेकिन जो इंडस्ट्री शेयर है उसके लिए वो कोलैबोरेट करते हैं। जहाँ पे वोटों के लिए इलेक्शन की बात है, हम एक दूसरे से मुकाबला करेंगे, लेकिन जहाँ पे जमहूरियत का सवाल आएगा, जमहूरी अमल का सवाल आएगा, तो हमें कोलैबोरेट करना है उस टर्फ को डिफेंड करने के लिए। तो ये मैच्योरिटी, ये पॉलिटिकल इंडस्ट्री में रहते हुए आपका आपस का जो शेयर है उसको बचाने के लिए। देखिए, बात ये इंडस्ट्री की नहीं है, मैं एक मिसाल आपको दी है। अच्छा। कि आप किसी भी शोबे में, मैं आपको एक और मिसाल देता हूं। जी प्लीज। आपके चैनल की किसी दूसरे चैनल के साथ कट थ्रोट कंपटीशन है, राइवलरी हो, हाँ। लेकिन अगर पैमरा कोई नाजायज कानून नाफिज करेगा तो सुबह आप सब एक सफ में खड़े हुए नजर आएंगे, आप कोलैबोरेट करेंगे ना। That's the right example, sir. तो आप एकदम कोलैबोरेट करेंगे। तो इसी तरह मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की सियासत अलहदा है, उसमें इख्तलाफ भी है, लेकिन लीडरशिप की सतह पे ये मैच्योरिटी है और क्लैरिटी है कि जहां इस मुल्क के आइन का सवाल है, इस मुल्क के डेमोक्रेटिक प्रोसेस का सवाल है, जहां इस मुल्क के अवाम के फंडामेंटल राइट्स का सवाल है, उनको डिफेंड करने के लिए हमने कोलैबोरेट करना है। क्योंकि अगर हम ये नहीं करेंगे तो ये निज़ाम अगर कमज़ोर होगा तो उसकी जद में हम सब आएंगे इनफरादी तौर पर। तो मेरा ख्याल है कि ये एक बड़ी मैच्योरिटी की बात है कि हम आपस में इख्तलाफ भी रखते हैं, लेकिन उस इख्तलाफ को एक हद तक रखते हुए हम ये समझते हैं कि हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस मुल्क के जमहूरी निज़ाम को तवाना रखने के लिए, इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ और कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी के लिए खुद को, उस मुखालफत को कोलैबोरेशन के रास्ते में ना आने दें, ताकि हमारी कमज़ोरी से ये निज़ाम कमज़ोर ना हो। निज़ाम की कमज़ोरी की आप बात कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा इक़्तिदार अगर इसको पॉलिटिकल इंडस्ट्री समझा जाए, उसका शेयर या तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हिस्से में आता है या PMLN के हिस्से में आता है। 3 टर्म्स आपने ली, मुकम्मल नहीं हो सकी, आखिरी जो टोटल 9 साल, हाँ जी, आखिरी जो टर्म थी वो ले दे के जा पहुंची, किसी एक किनारे जाके लगी, लेकिन इसके बावजूद जाहिर है कि इक़्तिदार में आप लोग रहे, निज़ाम तो आप लोगों ने ठीक करना था। देखिए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने कितनी देर इक़्तिदार एंजॉय किया? 5 साल पहली दफ़ा ये हमारी टर्म पूरी हुई, वरना तो 2-2 साल, 2.25 साल में छुट्टी कर दी गई। जी जी। पाकिस्तान के अंदर मैं समझता हूँ कि एक ऐसे पॉइंट पे हम आ गए हैं, हम सब को सोचना पड़ेगा कि ये मुल्क कैसे चलाना है।
एक अगेन चूँकि मेरी बैकग्राउंड है मैनेजमेंट और बिजनेस की, आप प्लानिंग को भी देखते रहे। मैं आपको कहना चाहूँगा कि एक आप बिजनेस में इस्तिलाह होती है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का अगर बिजनेस मॉडल ठीक ना हो तो कामयाब नहीं हो सकती। एक रियासत का भी जितनी देर तक गवर्नेंस मॉडल मुस्तहकम ना हो तो वो वॉबल करती रहती है, वो बस टकरें मारती रहती है। ठीक 72 साल हो गए हैं। हमारे मुल्क में आज भी ये बहसें उठाई जाती हैं कि हमने सदारती निज़ाम रखना है, हमने पार्लिमानी निज़ाम रखना है, हमने हाइब्रिड सिस्टम रखना है, हमने लो ब्रिड सिस्टम रखना है, कौन से ब्रिड के ऊपर हमने जाना है। आप बांग्लादेश की मिसाल ले लीजिए, हमसे निकला वो बांग्लादेश के जिसके बारे में हमारे लोग कहते थे कि हर साल सैलाब आता है और हमारी तनख्वाहों से पैसे कटते हैं, ये बंगाल वाले जो हैं हम पे बोझ बने हुए हैं। आज वो बांग्लादेश हमसे बहुत आगे निकल गया है, हमसे तेज़ी से तरक्की कर रहा है, उसकी एक्सपोर्ट्स आगे बढ़ गई हैं। क्या वजह है? एहतसाब का निज़ाम कैसा है? उन्होंने एक बिजनेस मॉडल फिक्स कर लिया है, उसके अंदर कोई डिसरप्शन नहीं है और एक स्टेबल कंसिस्टेंट पॉलिसीज हैं जिसके साथ वो चल रहे हैं। और एहतसाब की बात मैं आपको ये बताऊं कि अगर आप ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट्स निकालें तो बांग्लादेश पिछले 15 सालों में पाकिस्तान से करप्शन के मुकाबले में हमेशा बहुत ऊपर आया है उसका। यही तो कह रहा हूँ सर, तो पाकिस्तान में तो एहतसाब का मामला इतना लटकता है कि ना पूछे। देखिए मैं तो ये कह रहा हूँ कि जितना एहतसाब हमने किया दुनिया में किसी मुल्क ने नहीं किया। 35 साल यहाँ पे हमने एहतसाब की छलनी चलाई है। अयूब खान साहब की अब तकरीर उठाई है 1958 की, जब उन्होंने मार्शल लगाया। मार्शल किस नारे पे लगाया? एहतसाब के नाम पे। 11 साल उन्होंने एहतसाब किया। ज़ियाउल हक साहब की तकरीर उठा लीजिए, किस नारे पे आए? एहतसाब पे। उन्होंने भी 11 साल, मुशर्रफ साहब जी 11 साल एहतसाब किया। मुशर्रफ साहब ने 9 साल एहतसाब किया। जितना एहतसाब पाकिस्तान में हुआ है दुनिया के किसी मुल्क में नहीं हुआ। बांग्लादेश में तो उसका अशरे शीर भी नहीं हुआ। उनके यहाँ करप्शन भी हमसे बहुत ज़्यादा है, इसके बावजूद वो हमसे इक्तिसादी दौड़ में आगे निकल गए हैं। उनका टका हमसे मजबूत हो गया है, उनकी ग्रोथ रेट हमसे बहुत आगे चली गई है, उनकी एक्सपोर्ट्स हमसे आगे चली गई हैं। क्या वजह है? इसका मतलब है कि हमें गलत सबक पढ़ाया जा रहा है ना। नहीं, गलत सबक भी अपनी जगह पर, लेकिन अशराफिया के लिए एहतसाब के कवानीन अलग हैं, कानून अलग है, कानून का इतलाक अलग अंदाज से। यहाँ पे इतनी एहतसाब नहीं होता। एहतसाब का नारा लगा के पॉलिटिकल एजेंडाज की तकमील की जाती है। एहतसाब का नारा लगा के डेमोक्रेटिक लीडरशिप और पॉलिटिकल प्रोसेस को अंडरमाइन किया जाता है। अगर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की जाती है, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की जाती है, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है अपने फैसले, ऑब्जर्वेशन जी उन्होंने लिखा है, देख चुके हैं। अगर यहाँ पर एहतसाब हुआ होता तो हम तो स्विट्जरलैंड से भी आगे होते ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रेटिंग के ऊपर। मुझे बताइए ना, 35 साल तो एहतसाब में इंतसाब की नजर की हमने, लेकिन यहाँ पर सवाल ये मुल्क में आज करप्शन क्यों है फिर? लेकिन एहसन इकबाल साहब, सवाल ये भी तो है ना कि अगर अशराफिया के एहतसाब की बात होती है तो कोई पॉलिटिशियन हाजिर होता है तो अपने साथ कारकुनान की एक फौज जफर मौज लेके आ जाता है। ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं, वो देखिए जब भी आप, ये तो दुनिया में हर जगह होता है कि किसी भी पॉलिटिकल लीडर की जहाँ पे वो जाता है उसके साथ आ जाते हैं फॉलोअर्स, दैट्स पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स। लेकिन इस मुल्क के अंदर ये मिसाल भी तो कायम हुई ना कि एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर ने खुद को एहतसाब के लिए पेश किया। ठीक है जी। आज आप देखिए जनरल मुशर्रफ साहब अदालत बुलाती है, नहीं आते जी। ये पॉलिटिशियन ही है जो मार खाता है। पॉलिटिशियन फांसी पे भी चढ़ जाता है। आप मुझे बताएं कि ये बात तो सोचने की है ना कि क्या वजह है कि लियाकत अली खान से लेकर नवाज शरीफ साहब और शायद खाकान अब्बासी तक, मैंने तो जब से होश संभाला है हर प्राइम मिनिस्टर को बेइज्जत होते देखा है। मुझे तो लगता है कि अब इस मुल्क में कोई प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए तैयार नहीं होगा। अगर आपने प्राइम मिनिस्टर बनना है तो या आपका अंजाम है मौत, या आपका अंजाम है जेल, या आपका अंजाम है जलावतनी। क्या इस मुल्क के अंदर कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है? क्या कोई इंसान का बच्चा नहीं है? हमने तो मोहम्मद खान जुनेजो जैसे मासूम प्राइम मिनिस्टर को भी नहीं बख्शा, उनको भी बेइज्जत करके निकाला। लेकिन अगर कोई पॉलिटिकल गवर्नमेंट किसी इदारे के ज़रिए, अब क्योंकि आप लोगों की एलिगेशंस हैं नैब के ऊपर कि गवर्नमेंट यूज़ करती है नैब को और उसको पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए यूज़ किया जाता है, किसी ताकतवर शख्सियत को बुलाती है तो कारकुनों की एक बहुत बड़ी तादाद उनके साथ चली जाती है। हालांकि किसी के ऊपर अगर इल्ज़ाम है, चाहे वो गलत साबित हो जाए बाद में, तो इस्तकबाल उसका हो सकता है। रेड कारपेट वेलकम करें। कारकुन 10 लाख कारकुन ये तो नहीं कह रहे कि एहतसाब ना करें, कारकुन ये तो नहीं कह रहे, पत्थर तो नहीं लेके आते सर। वो तो देखिए जब पुलिस एक्शन करती है, आप क्रिकेट के मैच में चले जाएं, वहाँ पे भी पुलिस ज़रा सी लाठी चार्ज करेगी तो वहाँ कुर्सियाँ चल जाती हैं। मॉब की तो एक साइकोलॉजी होती है ना, जब भी कोई इंतज़ामिया या पुलिस मॉब के साथ भिड़ती है तो वहाँ पे सिचुएशन ख़राब हो जाती है। और वाजपेयी साहब ने मीनारे पाकिस्तान पे खड़े होकर कहा कि पाकिस्तान एक हकीकत है और हमें अब अच्छे हमसायों की तरह रहना है। लेकिन दैट वाज द फाइनेस्ट पॉइंट
ऑफ डिप्लोमेसी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। Finest और उसके बाद point of क्या हुआ? डिप्लोमेसी को मैं एक्सेप्ट करता हूं, बट लेट मी टॉक अबाउट द वर्स्ट पॉइंट ऑफ डिप्लोमेसी एज वेल। उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर ने कहीं एक निजी होटल में खड़े होकर कहा था कि कारगिल एक मिस एडवेंचर था। आपको याद है? मैं भी कहता हूँ, मैं आपके प्रोग्राम में कहता हूँ, ये एक बड़ा स्ट्रेटेजिक ब्लो था हमारे लिए। तो मैं इसलिए समझता हूँ कि दैट वाज अ मिस एडवेंचर। वेलकम बैक। एहसन इकबाल साहब हमारे साथ आज इस खुसूसी नशिस्त में मौजूद हैं। उनसे गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। वो कह रहे थे 1985 के अलावा पाकिस्तान में कोई भी इलेक्शन साफ और शफाफ नहीं हुआ। आप इससे एग्री करते हैं? देखिए, हमेशा हमारे यहाँ मुल्क में आवाज़ें तो उठी हैं जी। किसी न किसी एक फरीक ने जो भी इलेक्शन हुआ है उसके बाद शोर मचाया है, उनके ख्याल में या प्री पोल रिगिंग हुई है या पोस्ट पोल रिगिंग हुई है। आपने देखा कि जब 2002 का इलेक्शन हुआ तो उससे पहले कितनी प्री पोल रिगिंग हुई, फिर इलेक्शन के बाद पैट्रियट ग्रुप बनाया गया, काफली खड़ी की गई, वो पोस्ट पोल रिगिंग की गई, किस तरीके से हुकूमत कायम की गई। इसी तरह हर इलेक्शन में एक फरीक को हमेशा शिकायत होती है। लिहाजा अब ये हमारा चैलेंज है। मैं समझता हूँ कि 2018 में जो इलेक्शन हुए उनको तकरीबन इत्तफाक राय के साथ, सिवाय पीटीआई के जो बेनिफिशरी थी, पीटीआई की जो हलीफ जमातें हैं, एमक्यूएम है, जीडीए है, काफ लीग है, ये भी रिकॉर्ड पर है। इन्होंने कहा कि जी बदतरीन धांधली हुई है। अब अगर हम 72 साल के बाद दुनिया को ये साबित नहीं कर सकते। 2013 में हुई थी जी, 2013 में हुई थी। पीपल्स पार्टी को उस वक्त शिकायत थी। हमारे तो 2013 का इलेक्शन हमने, मसला यही है सर, जो लोग गवर्नमेंट में आते हैं उनको शिकायत नहीं होती। मेरी बात देखें ना, 2013 में जो अपोजिशन थी उसने शिकायत की, पीटीआई पेश थी, हमने सुप्रीम कोर्ट रेफरेंस बना के भेज दिया कि जी आपकी तसल्ली हो जाए, सुप्रीम कोर्ट इसको इन्वेस्टिगेशन करे। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2013 में कोई धांधली नहीं हुई थी। 2013 के इलेक्शन के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के जुडिशल कमीशन ने अपनी फाइंडिंग दी कि वो इलेक्शन ठीक था। तो लिहाजा इसलिए हमें अपनी कामयाबी पे एतमाद है। लेकिन उस वक्त भी मुतासरा लोगों ने अपनी शिकायत की। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज अगर 72 साल के बाद हम ये सलाहियत नहीं पैदा कर सके या नहीं कर सकते कि हम एक गैर मुतनाज़ा इलेक्शन करें, तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और इसीलिए अब ज़रूरी है कि हम सब सिर जोड़ कर बैठें और एक ऐसा लाहे अमल बनाएं कि इंतखाबी अमल का एक शफाफ निज़ाम हो। सर 30 साल में से 9 साल तो आपके पास गवर्नमेंट के रहे ना, तो उसमें सर जोड़ लेते, कोई एक अच्छा इदारा बना देते, इलेक्शन कमीशन ही फाल कर जाते। हमने तो किया, हमने अपने टेन्योर के अंदर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स मंजूर की, लेकिन उनके ऊपर अमल दरामद नहीं किया गया। जो केयर टेकर सेटअप आया उसके दौरान जो इंटरवेंशन हुई, और ये मैं बात कहना मैं कोई कबात नहीं है जी, प्लीज़ देखिए, हमारे यहाँ हर किसी को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। सियासी जमातों के ऊपर या सियासतदानों के ऊपर अगर इल्ज़ाम है तो वो 35 साल का है जब वो इक़्तिदार में रहे, लेकिन इस मुल्क के ऊपर इस्टेब्लिशमेंट तो 72 साल से बरसर इक़्तिदार है ना, तो वो भी अपने हिस्से की जिम्मेदारी ले। गलतियाँ सबसे हुई हैं। इसीलिए मैं समझता हूँ कि सियासतदान, अदलिया, हमारे जनरल्स या इस्टेब्लिशमेंट, हमारे ब्यूरोक्रेट्स, हमारा प्राइवेट सेक्टर और हमारा मीडिया, मीडिया, ये 6 जो तबके हैं, ये पाकिस्तान के अब मूवर्स एंड शेकर्स हैं। इनमें से सबके पास ये सलाहियत है कि वो हालात को हिला भी सकते हैं और उनको शेक भी कर सकते हैं। इन सब को मिलकर बैठना चाहिए और एक कोड ऑफ कॉन्डक्ट बनाना चाहिए कि हम अपने मुस्तकबिल को महफूज करने के लिए कम से कम एक डेकेड के लिए एक स्टेबल डेमोक्रेटिक ऑर्डर इस आइन के तहत कैसे चला सकते हैं। ये पाकिस्तान का आइन एक बहुत सिल्वर लाइनिंग है। क्या इस मामले के ऊपर अभी जो गवर्नमेंट है, अगर ये डेमोक्रेटिक ऑर्डर फर्दर चलता है तो आप इसके हक में हैं कि 10 साल तक कंप्लीट कर लें? नहीं, मैं इस हुकूमत के लिए तो 10 साल नहीं कह रहा, मैं तो कह रहा हूँ डेमोक्रेटिक आखिर कहीं ना कहीं तो शुरू करना है ना सर। और उसका नुक्ता आगाज होगा एक गैर मुतनाज़े, साफ और शफाफ इलेक्शन। वो उस पे बाकी जमातें कैसे एग्री करेंगी? सब रिजल्ट के बाद तो एक फिनोमेना है। तो ये तो हम कह रहे हैं प्रैक्टिस है ना कि लोग कहते हैं सारे मिलकर बैठे और जिनके जो जो खदशात हैं अब हम सबको पता लग गया। हमने इतनी धांधली देख ली है कि अब हमें पता है कि अगर धांधली फ्री इलेक्शन करना है तो क्या करना है, के लिए क्या क्या इकदाम करने हैं। तो सबको मिलकर बैठना होगा एक गैर मुतनाज़े इलेक्शन के
चार्टर या निज़ाम पे इतफाक करें, एक गैर मुतनाज़े इलेक्शन से हुकूमत आए, वो 5 साल पूरे करे, फिर उसके बाद अगली हुकूमत 5 साल पूरे करिए। देखिए, अगर आपने इस मुल्क को इक्तसादी तौर पे खड़ा करना है तो जो इक्तसादी पॉलिसियाँ हैं उनको एक डेकेड लगता है फल देने के लिए। राइट। अगर आपने कोई सड़क बनानी है, अगर आपने कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट बनाना है, वो आप 5 साल में खड़ा कर सकते हैं। लेकिन जो पॉलिसी इंटरवेंशन होते हैं, उधर 6.5 साल भी लगते होते हैं। जी, कहाँ पे? आई एम टॉकिंग अबाउट BRT। हाँ, वो तो नालायकी के 6.5 साल है ना। देखिए, वही BRT जो है, शहबाज शरीफ साहब ने तो 11 महीने में बना दी। लेकिन सर उनकी गाड़ियाँ हाइब्रिड हैं, आपकी गाड़ियाँ हाइब्रिड नहीं है। उनके फ्यूल के पैसे कम लगते हैं, आपके पैसे ज़्यादा लगते हैं। नहीं, वो इसलिए ना हमने ज़रा अपने ऊपर इन्हिसार किया। अच्छा, तो गवर्नमेंट अपनी टर्म कंप्लीट कर लेगी, नहीं करेगी? मुझे What do you think? एज ए पॉलिटिकल वर्कर तो मैं चाहूँगा कि ये हुकूमत अगर अपनी टर्म पूरी करती है तो मुझे उसमें एज ए पॉलिटिकल कोई कबाहत नहीं है, कोई कबाहत नहीं। लेकिन एज ए पाकिस्तानी जो मैं इनकी 2 साल की कारकर्दगी देखता हूँ, मुझे डरावना ख्वाब लगता है इनका 5 साल हुकूमत पूरी करना, इसलिए कि ये इतनी तबाही कर चुके हैं कि खुद इनके इत्तेहादी, मैं नहीं कह रहा, चौधरी शुजात साहब कह चुके हैं कि अगर ये हुकूमत 1.5 साल और रह गई तो कोई वजीर आजम बनने के लिए तैयार नहीं होगा, हालात इतने खराब हो जाएंगे। बिल्कुल, चौधरी शुजात साहब ये कह चुके हैं। लेकिन आयरनी इज दिस कि आपकी पार्टी के लोग काफ लीग में जाकर शमूलियत अख्तियार कर रहे हैं। अब आपको पता ही होगा, कामिल अली आगा और परवेज़ इलाही साहब से खालिद खाकवानी, आज़ाद नासिर, शोएब बुखारी, कोई साजिद साहब हैं और आबिद खैतरान, इन्होंने मुलाकात की है और काफ लीग में शामिल होने का इंदिया किया। तो काफ लीग तो इत्तेहादी है गवर्नमेंट की, जब आपकी अपनी पार्टी के लोग या MPAs या कारकुनान आपसे हैप्पी नहीं है, बात कहाँ? हमारा कोई सिटिंग MNA, कोई सिटिंग MPA काफ लीग में नहीं गया। ये जिन लोगों के नाम लिए मैं तो इनसे वाकिफ नहीं हूँ, लेकिन देखिए पंजाब से रिलेटेड ये लोग हैं, इनकी अपनी बेशुमार है ना। देखिए, ये लोग जो हैं टिकट के तलबगार होते हैं। हो सकता है कि इनके हलके में हमारे पास एक पोटेंशियल स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है और ये इलेक्शन लड़ने के ख्वाहिशमंद है और ये समझते हैं कि उसकी मौजूदगी में हमें टिकट नहीं मिलेगा, तो ये काफ लीग में जाके टिकट लेना चाहते होंगे कि शायद सरकारी सरपरस्ती में हमें कोई बेहतर इलेक्शन मिल जाए। लेकिन इनको अंदाज़ा नहीं है कि अगर काफ लीग ने भी जल्दी फैसला ना किया कि ये हुकूमत के साथ रहना चाहती है या अलहदा होना चाहती है, तो काफ लीग के ऊपर भी इमरान खान साहब की जो नफरत है और उनकी कारकर्दगी है, उसका मलबा उसी तरह गिरेगा जैसे पहले मुशर्रफ की नफरत का मलबा काफ लीग पर गिरा था। राइट। बुलेट प्रूफ गाड़ी का शीशा पत्थर से टूट सकता है, बाय द वे? नहीं। फिर ये ऐसी स्टेटमेंट्स क्यों आना शुरू हुई शुरू में कि पत्थर लगा तो शीशा टूट गया? देखिए, जब पता नहीं था तो ये स्टेटमेंट देने की जरूरत नहीं थी। तो देखिए ना, उस वक्त वहाँ पे पथराव की कैफियत थी, लेकिन जब बाद में उसका मुआयना किया गया गाड़ी का, और वो जो कि बड़ी हाई ग्रेड एक्सप्लोसिव प्रूफ गाड़ी थी, उसका जो शीशा टूटा है, अनलेस के वो किसी पॉइंटेड वेपन से फायर किया गया हो, उस तरह वो शीशा टूट नहीं सकता। तो लिहाजा वो इनिशियल स्टेटमेंट्स गलत थे ना सर? बहुत इम्पैक्टफुल के साथ किया गया, और इसलिए हमें ये खदशा है कि खुदा ना खास्ता मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा के ऊपर कोई कातलाना हमले की साजिश की गई है या क्या किया गया है। इसलिए हमने मुतालबा किया है कि केस रजिस्टर होना चाहिए और उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। लेकिन हेस्ट में जो स्टेटमेंट इनिशियली निकला है वो गलत निकला है कि पत्थर से टूट सकता है शीशा। नहीं, ये तो किसी ने नहीं कहा कि पत्थर से टूटा। अपनी पार्टी के लोग थे, वो कहते पथराव की वजह से शीशा ब्रेक हुआ। ये कहा कि उनकी शीशा भी टूटा, गाड़ी के ऊपर पथराव किया गया, यानी कि उनकी गाड़ी पे पथराव भी किया गया। थे वैसे मरियम नवाज शरीफ साहब के साथ जो कारकुनान थे, उनकी गाड़ियों में पत्थर थे। जो मैंने फुटेज हमने देखी, मैं आपसे अर्ज करूं ना, जो मैंने वहां पर एक गाड़ी से पत्थरों के बैग निकलते देखे, उस गाड़ी की पीछे पोस्ट पर एक सरकारी फाइल भी पड़ी थी, और वहाँ पर जो सादा लिबास में मलबूस अफराद थे, ये वो लोग हैं, मैं भी वजीर दाखिला रहा हूँ, मैंने स्टूडेंट पॉलिटिक्स भी की है, कुछ मखसूस महकमों के अफराद हैं कि जो उस तरह के हुलिये में होते हैं। तो और इस आपसे ज्यादा किसको पता होगा, आपके दौर में भी इस्तेमाल होगा। आप मुझे ये बताइए कि कभी कोई अगर अपने पास से पत्थर लेकर आए तो इस तरह उसकी वीडियो फिल्म नहीं बनाता। तो ये साफ जाहिर है कि अगर आप उस दिन जो सूबाई वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जो नैब का प्रेस रिलीज है और ये जो फुटेज है, इन तीनों को मिलाएं तो ये सिर्फ किसी एक कहानी का प्लॉट लगते हैं कि सब कोई एक कहानी गढ़ी गई, इसको कंसीव किया गया कि इस तरह हम पत्थर या उधर से प्लॉट हुआ है या इधर से प्लॉट हुआ है, ये ऑब्वियस सी बात है, प्लॉट हुआ है। लेकिन ज्यादा प्लॉजिबल उधर से लगता है, चूंकि जो नैब के प्रेस रिलीज था
और जो सूबाई वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसके अंदर ये प्लॉट फिट होता है। राइट, आपके लेंस से देखें तो उधर से, उनके लेंस से देखें तो इधर से, अगर एज ए जर्नलिस्ट हम देखें तो हमें तो मतलब एक धमा चौकड़ी नजर आती। और वाजपेयी साहब ने मीनार पाकिस्तान पे खड़े होकर कहा कि पाकिस्तान एक हकीकत है और हमें अब अच्छे हमसायों की तरह रहना है। लेकिन सर, दैट वाज द फाइनेस्ट पॉइंट ऑफ डिप्लोमेसी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। और उसके बाद क्या हुआ? डिप्लोमेसी को मैं एक्सेप्ट करता हूं, बट लेट मी टॉक अबाउट द वर्स्ट पॉइंट ऑफ डिप्लोमेसी एज वेल। उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर ने कहीं एक निजी होटल में खड़े होकर कहा था कि कारगिल एक मिस एडवेंचर था। आपको याद है? मैं भी कहता हूँ, मैं आपके प्रोग्राम में कहता हूँ, ये एक बड़ा स्ट्रेटेजिक ब्लो था हमारे लिए। तो मैं इसलिए समझ रहा हूँ कि दैट वाज अ मिस एडवेंचर। वेलकम बैक। एहसन इकबाल साहब हमारे साथ आज इस खुसूसी नशिस्त में मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। मुझे ये पूछना है कि गवर्नमेंट ने 2 साल गुजार लिए और इसके ऊपर एक आध दिन पहले हुकूमती वज़रा की एक फ़ौज ज़फ़र मौज ने साथ बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और अपने कारनामे गिनवाए। एज एन अपोजिशन आप लोग क्या समझते हैं कि जो उन्होंने दावे किए हैं वो दुरुस्त थे, या जो उन्होंने वादे किए थे उन पर पूरा उतर पाए या नहीं उतर पाए? देखिए, ये जो हुकूमत है ये पाकिस्तान की तारीख में अवाम को सबसे ज़्यादा सब्ज़ बाग दिखा के लाई गई। वो मैं एक जगह गया तो किसी ने कहा कि जी आप तकरीर कर रहे हैं कि इन्होंने ये वादा पूरा नहीं किया, वो वादा पूरा नहीं किया, कौम से धोखा किया। उसने कहा जी आप ऐसे ही गिला कर रहे हैं, आपने कभी उनका परचम नहीं देखा? उन्होंने तो अवाम को कोडिंग, अपने कोडेड मैसेज दे दिया था परचम में कि पहले हम तुम्हें सब्ज बाग दिखाएंगे, फिर तो हम तुम्हारा खून करेंगे अरमानों का। सुर्ख और लाल झंडा देके उन्होंने तो बता दिया था कि आप ज़्यादा धोखे में ना आना, लेकिन लोग आ गए धोखे में। इमरान खान कहते थे ना ऊपर का बंदा ठीक हो जाए सब ठीक हो जाएगा। कहाँ है भाई वो आपके दावे? 90 दिन में मैं करप्शन खत्म करके दिखाऊंगा, जो भी पंजाब को सूबा बनाऊंगा, इसके अलावा और बहुत सारे वादे थे। बात ये कि जितनी इन्होंने वादे किए, अगर आप उसके मुकाबले में इनकी कारकर्दगी देखें तो जितने यू टर्न्स इस शख्स ने लिए हैं या इस हुकूमत ने लिए हैं, पाकिस्तान की तारीख में किसी ने नहीं लिए। मैं तो हैरान हूँ कि ये वज़रा किस चेहरे के साथ कौम के सामने आके जश्न मना रहे थे। कम से कम इनको शर्म के मारे कोविड का मास्क ही अपने चेहरे पे लगा के कुछ चेहरा, लेकिन कोविड को सही डील किया है इन्होंने, स्मार्ट लॉकडाउन करके इन्होंने कुछ बेहतर किया है। नहीं देखिए, वो उसमें अभी तो इट इज़ टू अर्ली टू से। अगर ये सही चलते, अगर ये सही चलते तो इससे नुकसान बहुत कम हो सकता था हमारा। देखिए, जो महकमा सेहत है पंजाब का, उसने फरवरी के महीने में हुकूमत को मुतले किया था कि चीन से हमें जो मालूमात आई हैं उनके नतीजे में हमें क्या हिकमत अपनी अपनानी चाहिए। पूरा मार्च का महीना चला गया, अप्रैल का महीना चला गया, इनके पास कोई हिकमत अमली नहीं थी। हमने अपने बॉर्डर्स खोल दिए, एयरपोर्ट्स खुले रहे, तुफ्तान से लोग आते रहे। ये जितना आपका कहना यह कि हम तुक्के में ही निकल गए हैं, कुछ बेहतर नहीं। अभी देखिए ना, ठीक है, अल्लाह का बहुत शुक्र है कि हमारा उतना नुकसान नहीं हुआ जितना यूरोप और अमेरिका का हुआ, और उसके लिए कई अभी रिसर्च हो रही है। अगर हम थ्रेशोल्ड में आ जाते तो हम बहुत बुरी तरह खुदा ना खास्ता पिस सकते थे। अगर हम वो एहतियाती तदाबीर ले लेते जो हम मुसलसल कहते रहे हैं तो इससे बहुत कम नुकसान होता। देखिए, हमने कितने कितने कीमती लोग ज़ाय किए हैं, कितने डॉक्टर्स हमारे इस बीमारी का निशाना बने, कितने हमारे प्रोफेशनल्स इसका निशाना बने। आप जाके उस घर से पूछिए ना, मैं कई फैमिलीज को जानता हूं कि जहां 2-2, 3-3 लोगों की हलाकतें हुई हैं कोविड के साथ। जी। फिर पाकिस्तान का जो डेटा है वो बहुत अंडर रिप्रेजेंटेड है। मैं एक आपको रूरल एरिया से बता रहा हूं कि जो शायद 60% मरीज हैं उन्होंने टेस्ट ही नहीं कराया। 8,000 रुपए का टेस्ट था, लेकिन उसके बावजूद अगर पॉजिटिव भी हो, उसके बावजूद हलाकतें, अल्लाह का शुक्र है अभी तक तो कम हुई हैं, आगे भी इसी तरह चीज़ें बेहतर रहें। सर, कश्मीर पर हुकूमत की पॉलिसी, फिर मैं गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस पे आऊँगा। कश्मीर पर हुकूमत की पॉलिसी आपको सबसे ज़्यादा मैंने तनकीद करते हुए सुना है। ऐसा क्या है जो आप लोगों में दौर में नहीं हुआ और आप एक्सपेक्ट करते हैं खान साहब करते हुए? 72 साल से कभी भारत को ये जुर्रत नहीं हुई थी कि वो रेड लाइन क्रॉस करे। कश्मीर के ऊपर एक रेड लाइन थी, वो सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन के नतीजे में उसका मुतनाज़ा किरदार था कि जम्मू कश्मीर को 72 साल से डिस्प्यूटेड टेरिटरी समझा जाता था और भारत को कभी जुर्रत नहीं हुई थी कि इस रेड लाइन को क्रॉस करे। उसे पाकिस्तान के रद्द अमल का खौफ होता था। ये क्या वजह है?
कि ये मोदी साहब हमारे साथ भी 5 साल वजीर आज़म थे, तब तो इन्हें जरूरत नहीं हुई। हमें कहते थे मोदी का यार हैं। इमरान खान साहब यार तो थे सर मोदी साहब, नहीं किसी के थे तो पाकिस्तान आए ना, बगैर वीज़ा के पाकिस्तान पहुंचे। नहीं ये तो इज्जत की बात है। और तो इज्जत के वक्त सर आप उनसे कश्मीर आज़ाद करवा लेते। मेरे भाई ताल्लुक था ना, अच्छा ताल्लुक था। नहीं, हमने कश्मीर आज़ाद कहाँ कराना था, हमने तो जो ये तारीख बताएगी जी कि नवाज शरीफ साहब की जो इंडिया पॉलिसी थी, हमने उसकी नाकदरी की, हमने उन्हें गद्दारी के ताने दिए और उससे बदतर हालात देखे। देखिए वाजपेयी साहब को, जो कि हमें इंडिया से ताने पड़ते थे कि कश्मीर अब हम कब्जा करेंगे, जब उन्होंने धमाके किए 5 धमाके करके वो अपनी दुनिया से बाहर हो गए। नवाज शरीफ साहब ने कहा भी 6 करना है, एक ज्यादा करना है, कम नहीं करना, ताकि उन्हें पता चले कि दुनिया को पता चल जाए कि बराबर पावर है। हाँ, हम भी चोट पे हैं। एकदम टोन बदल गई। वाजपेयी साहब बस पे चढ़ के लाहौर आए। ऐलान लाहौर में पहली दफा ये बात भारत ने तस्लीम की कि कश्मीर एक तनाज़ा है और हम मिलकर उसको हल करेंगे। और वाजपेयी साहब ने मीनार पाकिस्तान पे खड़े होकर कहा कि मैं जब चलने लगा था गवर्नर हाउस से, तो मुझे मेरे दोस्तों ने, साथियों ने कहा कि आपको पता है आप कहाँ जा रहे हैं? मीनार पाकिस्तान की एक बड़ी मानवीय हैसियत है, करारदाद पाकिस्तान वहाँ मंजूर हुई थी, यहाँ तो बंटवारा हुआ था हमारे अखंड भारत का, तो आप वहाँ जाके मोहर लगाना जा रहे हैं पाकिस्तान पे। तो कहते मैंने अपने साथियों कहा कि पाकिस्तान एक हकीकत है और हमें अब अच्छे हमसायों की तरह रहना है। लेकिन दैट वॉज द फाइनेस्ट पॉइंट ऑफ डिप्लोमेसी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। और उसके बाद क्या हुआ? डिप्लोमेसी को मैं एक्सेप्ट करता हूं, बट लेट मी टॉक अबाउट द वर्स्ट पॉइंट ऑफ डिप्लोमेसी एज वेल। आप उस जमात को रिप्रेजेंट करते हैं जिसके उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर ने कहीं एक निजी होटल में खड़े होकर कहा था कि कारगिल एक मिस एडवेंचर था। आपको याद है? मैं भी कहता हूं, मैं आपके प्रोग्राम में कहता हूं। क्यों? इसलिए कि कारगिल के बाद पूरी दुनिया कश्मीर के मसले पे भारत की हमनवा हो गई, क्योंकि इंडिया का नैरेटिव ये था कि जो कश्मीर का मसला है ये मुकामी मसला नहीं, ये पाकिस्तान की तरफ से इंटरवेंशन हो रही है, पाकिस्तान वहाँ पे इन्फिल्ट्रेट करता है। और कारगिल के ज़रिए हमने दुनिया को ये बराबर करा दिया कि वो पाकिस्तानी इन्फिल्ट्रेशन के ज़रिए हम कश्मीर को फ्लैश पॉइंट बनाते हैं। हमने उसका जो इंडिजिनस करैक्टर है उसे धुंधला दिया और ये एक बड़ा स्ट्रेटेजिक ब्लो था हमारे लिए। तो मैं इसलिए समझता हूँ कि दैट वाज अ मिस एडवेंचर। और आप लिहाजा बात लंबी हो जाएगी, उस तरफ हमें नहीं जाना चाहिए। जी। लेकिन हमने वो मौका गंवा दिया कारगिल के नतीजे में, वो जो लाहौर डिप्लोमेसी का था। इसी तरह जब भारत के वज़ीर आज़म मोदी लाहौर वज़ीर आज़म के पास आए, इज़्ज़त की बात है ना, अगर मैं आपके पास चल के आता हूँ मैं आपकी इज़्ज़त कर रहा हूँ ना, अगर मैं आपको अपने घर बुलाता हूँ, फर्क है दोनों चीजों में। दोनों में फर्क है, इज्जत की बात है। लेकिन जब इतनी इज्जत हो रही हो ना सर, तो फिर आपको मसले देखें, पर्सनल ताल्लुकात जब स्टेट लेवल के अंदर इंटरफेयर हो जाए ना, तो फिर बड़े मसले हो जाते हैं। सजन जिंदाल आते हैं पाकिस्तान भाई, सारी डिप्लोमेसी जो है वो डिप्लोमेसी पर्सनल ताल्लुकात पे होती है। जो आपके सफारतकार हैं जब बाहर भेजे जाते हैं तो उनको तरबियत दी जाती है कि आपने पर्सनल रिलेशनशिप्स कैसे बनानी है। वो पर्सनल स्टेट के काम आती हैं। स्टेट टू स्टेट, स्टेटें तो नहीं बातें करती एक दूसरे से ना, अफराद करते हैं। और अगर अफराद जब एक दूसरे के साथ इंगेज करते हैं, एक रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं, तो उसका फ़ायदा स्टेट को होता है। आप मुझे बताइए कि क्या ये बात ज़्यादा अफसोसनाक और शर्मनाक है कि भारत के वज़ीर आज़म आपके पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के घर चल कर आए, या ये बात ज़्यादा इज्जत वाली है कि आपका वज़ीर आज़म कौमी असम्बली में खड़े होकर कहे कि जी वो मैं क्या करूं, मैं फ़ोन करता हूं भारत के वज़ीर आज़म मेरा फ़ोन ही नहीं सर, कहीं ये आपके पर्सनल ताल्लुकात का शाखसाना तो नहीं कि वो हमारे वज़ीर आज़म का फ़ोन ही नहीं उठाते? देखिए वो पॉलिटिकल राइवलरी तो है ना। अगर वो देखिए ना, अगर ये पर्सनल ताल्लुकात का शाखसाना है कि मोदी साहब ने हमारे 5 सालों में कश्मीर को हड़प नहीं किया और इमरान खान साहब की हुब्बुल वतनी के जो चैंपियन है उस दौरान उन्होंने कश्मीर को हड़प कर लिया है, तो मैं समझता हूं कि वो पर्सनल ताल्लुकात कश्मीरियों के लिए तो अच्छे थे कि भारत को ये जरूरत तो नहीं हुई थी कि ये इकदाम उठा सके। इमरान खान साहब जवाब देना, मैं तो उनको सकूत कश्मीर का जिम्मेदार समझता हूं कि इनके दौर में वो काम भारत ने किया है जो 72 साल से जरूरत नहीं हुई थी उसे करने की। राइट। आखिरी सवाल, पंजाब के वज़ीर आला बदलने वाले हैं और बदलने चाहिए? मेरा ख्याल है कि जो एक दबाव हुकूमत पर है, लेकिन जो सुनने में है वो ये है कि वज़ीर आज़म साहब को ये मशवरा दिया गया है जी कि उस्मान बुज़दार और आपके सितारे एक जैसे हैं, तो अगर आपने उस्मान बुज़दार को फारग किया तो आप भी फारग हो जाएंगे। तो इसलिए वो उनको हर कीमत पे डिफेंड कर रहे हैं। लेकिन इस पूरी इंतज़ामिया ने पंजाब का भुरकस निकाल दिया। पंजाब की एडमिनिस्ट्रेशन
के ऊपर जो एक इंतज़ामी सलाहियत के साथ ग्रिप होनी चाहिए वो वज़ीर आला की नहीं। इस वक्त मैं पंजाब से ताल्लुक़ रखता हूँ, मैं आपको बता सकता हूँ पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया है। वो सारी इस्लाहात जो हमने तालीम के शोबे में, सेहत के शोबे में की थी वो रिवर्स हो गई हैं। अस्पतालों का बुरा हाल है, दवाइयाँ लोगों को नहीं मिलती। हर गरीब आदमी को सरकारी अस्पताल से मुफ्त दवाई मिला करती थी। स्कूलों का निज़ाम मेजॉरिटी में आ सकते हैं अगर काफ लीग को साथ मिला लें। देखिए हमारे पास तो मेजॉरिटी नहीं है। अगर काफ लीग हुकूमत से अलहदा होती है तो फिर उस वक्त हम एक नो कॉन्फ्रेंस इसका इंतजार किया जाएगा कि हुकूमत से अलहदा कब होती है, ये उनका फैसला है, हम तो नहीं कर सकते। हम तो अपनी अपोजिशन के रोल में खुश हैं और मेरा ख्याल है कि लोगों को अब कदर हो रही है, लोगों को पता चल रहा है कि मैं आपको प्रोग्राम के जरिए एक बात रिकॉर्ड पे रखना चाहता हूँ। देखिए इस वक्त पाकिस्तान की जितनी बड़ी जमातें हैं, सिर्फ एक अनटेस्टेड पार्टी थी पीटीआई, जो आती थी कि जनाब हम आसमान से बत्तारे तोड़ के लाएंगे, ये दूध और शहद की नहरें बह जाएंगी, ये सब चोर हैं, डाकू हैं, फलाना है। अब लोगों ने सब पार्टियों को आजमा लिया और आज ये बात साबित हो गई है कि जो डिलीवरी की कैपेसिटी, जो पाकिस्तान में तरक्की करने की सलाहियत PMLN की टीम के पास है वो किसी के पास नहीं। मैं आपको दावत देता हूँ, आप कराची से पेशावर तक चले जाएं, कोई बड़ा, इसमें कोई शक नहीं है। आपके कहने से पहले मैं कह देता हूँ, आपके कहने से पहले मैं कह देता हूँ, मेट्रो प्रोजेक्ट्स, हॉस्पिटल्स, कहीं कुछ कमियां खामियां रह गई, एनर्जी सेक्टर, एयरपोर्ट्स, नो डाउट अबाउट दैट PMLN ने वो तमाम प्रोजेक्ट्स किए जो विजिबल एंड हमारी लेगेसी आपको नजर आएगी, नजर आ रही है। बाकी सब हवा में ही है। अच्छा, कमियां खोताइयां रह जाती हैं, वो हम इंसान हैं। देखिए ना, हम फरिश्ते नहीं हैं। हम अपने हिस्से की गलतियां भी करेंगे, हर पार्टी करेगी, हर हुकूमत करेगी, लेकिन आपने इंप्रूवमेंट वक्त के साथ साथ होती रहेगी। उसकी एसेट्स ज्यादा हैं, ये लायबिलिटीज ज्यादा हैं। एग्जैक्टली। लास्ट क्वेश्चन मैं भूल गया था और ये पूछना बड़ा जरूरी है। हमारी इन्फॉर्मेशन ये है कि तानिया अदरोस, जफ़र मिर्ज़ा और जहांगीर खान तरीन साहब ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियाँ नवाज शरीफ साहब से और साबिक वज़ीर आला पंजाब मियाँ शहबाज शरीफ साहब से पर्सनल राब्ते किए हैं। नहीं, ऐसी कोई इत्तला नहीं है। ऐसी कोई इत्तला नहीं। आप इस खबर को रद्द करें, आप इसकी तरदीद करते हैं? जी, हमें ज़रूरत भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी ताकत से अवाम के साथ जो हमारा एक ताल्लुक़ है और लोगों को अब उनके सामने जो हमारी कारकर्दगी है और अल्लाह के फजल से उसकी ताकत के ऊपर हम दोबारा इंशाल्लाह आएंगे और इस तरक्की के सफ़र को वहीं से शुरू करेंगे। हमने विजन 2025 बनाया था, हमारा गोल था कि 2025 तक हम टॉप 25 इकोनॉमीज में आ जाएंगे। और इसकी तस्दीक अब दुनिया करना शुरू हो गई थी कि वाकई पाकिस्तान चल पड़ा है उधर। राइट। अब इन्होंने हमें बिल्कुल पीछे की तरफ धकेल दिया। मौलाना साहब को मना लेंगे? जी, मौलाना साहब मान जाएंगे, जल्द मान जाएंगे। जी जी बिल्कुल, जो गुस्से है तलखियां खत्म हो जाएंगी, यानी एक स्ट्रांग अपोजिशन हम आने वाले दिनों में देख सकते हैं इंशाअल्लाह। एहसन इकबाल साहब, साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा। सर, आप इस कोविड-19 पेंडेमिक की सिचुएशन में स्टूडियो तशरीफ लाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ख्वातीन हज़रात, आज के इस प्रोग्राम से इतना ही। दोबारा हाजिर होंगे। जमील फारूकी को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।